नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और आज दिन की दूसरी मुलाकात, क्योंकि एक मुलाकात तो हम आपसे पहले कर चुके हैं, तो ये है आज दिन की दूसरी मुलाकात। और उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम क्लासिकल तरीके से क्लासिक होंगे। तो ये दिन की दूसरी मुलाकात आप देख रहे हैं, एक नए से डिजाइन के साथ। आपको पता लग रहा है कि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आधुनिक भारत, जिसमें आप जान पाएंगे भारत के इतिहास को। ठीक है, चलिए क्या लिख रहा है, आप पकड़ो इसे। हाँ, बदमाशी नीली मित्र। ठीक है, चलो चलिए। जैसा आप सभी जानते हैं, यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। आर्ट एंड कल्चर पढ़ के मजा आ गया? अरे मजा तो दीवाना ही था। तो भाई जो जो ऐसा बच्चा है जिसने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा था, दोपहर की 2 बजे वाली क्लास में काइंडली जाके पढ़ लेना। और बहुत ही बड़े लेवल पर किया है भाई, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर। अब ये मान लीजिए कि वो आर्ट एंड कल्चर होगा कि भाई आप अगर पीएससी के बैच में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री की पार्किंग लगाने के लिए मैं आप सभी के साथ तैयार हूं। और याद रखिएगा, आपकी जो रथ है वो अब ऐसे सारथी के हाथ में है कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, जो कि मैं हूं। निश्चिंत रहिए वत्स। स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास के अंदर बात करूं, मोनिका मुदगल, अनुराग ठाकुर, शुभम राजपूत, अनुराधा, गुरप्रीत सिंह, सोनम कुमारी, निभा कुमारी, रितिका, विशाली, विशाल, निधि, प्रतिमा, आकाश, दिशा, दीक्षा, सुजीत, अनुराधा, मुनिंद्र, सलोनी, दिशु, सोनम, दीपिका। बहुत सारे बच्चे आए हैं, आप सभी को देखकर अच्छा लगा। एंड वाह, आर्ट एंड कल्चर कहाँ मिलेगी? अरे भाई वो जो सेक्शन होता है, इंट्रो सेक्शन में पढ़ा होगा। और वरना कल तक वो नया क्रिएट हो जाएगा। पढ़ना उसको, कल भी 2 बजे होगी वो क्लास, आइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आखिरकार आधुनिक भारत कौन सा पीरियड होता है। तो पहले छोटी छोटी 2 बातें, फिर हम बात करेंगे डिस्कशन कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा, आपके डाउट क्या हो सकते हैं। चलो देखो भाई, अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री कौन सा विषय होता है। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बाबू 2 हिस्से होते हैं। एक होता है प्री मॉडर्न, इसमें एक तो होता है प्री मॉडर्न। जो टीचर्स का तरीका होता है वो मैं बता रहा हूं। एक होता है प्री मॉडर्न और एक होता है मॉडर्न, डायरेक्टली मॉडर्न। तो 2 हिस्सों में तोड़ के इसको पढ़ाया जाता है। मैं दोनों ही हिस्सों में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, दोनों ही हिस्सों में मैं इसको पढ़ाऊंगा। प्री मॉडर्न के अंदर आप पढ़ेंगे भाई, इसके अंदर है पूर्व आधुनिक। ठीक है, पूर्व आधुनिक, इसको बोलते हैं आधुनिक। ये समय किस हिसाब से है भाई? तो बच्चों ये वो समय है जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ के बाद वाला जो सिनेरियो है वो काफी हद तक अलग आता है। लेकिन प्री मॉडर्न वो हिस्सा है जिसमें आपको 2-3 चीजें देखने को मिलती है। अराइवल ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियां जो भारत में आई हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और यहां आपको देखने को मिलता है राइज ऑफ रीजनल एम्पायर्स, रीजनल एम्पायर्स। अब जैसे आप सोचते होंगे कि सर जाट किंगडम कहां पे था, राजपूत किंगडम कहां पे था। तो जो जाट किंगडम है, राजपूत किंगडम है, ठीक है, बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, ये कैसे बने? पंजाब किंगडम कहां है, राजा रंजीत सिंह कौन थे, वो सब का सब जो मैटर है ना मेरे भाई, वो सारा का सारा मैटर आपको इसी में देखने को मिलता है, पूरे के पूरे प्री मॉडर्न में। तो इसमें क्या होता है, विदेशी कंपनियों का आगमन वगैरह इसमें पढ़ते हैं। विदेशी कंपनी भारत में आई। आपकी कई बार सोचते होंगे कि सर भारत में पुर्तगाली पहले आए, ब्रिटेन पहले आया, तो वो यहां आपको पता लगेगा। ठीक है, ये वो इतिहास की झलक है। और इसके बाद जो क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय हुआ है, क्षेत्रीय साम्राज्य इनका उदय हुआ है, इसी के अंदर आप लेटर मुगल्स भी पढ़ते हैं। इसी क्षेत्रीय साम्राज्य में आप लेटर मुगल्स भी पढ़ते हैं, लेटर मुगल्स भी पढ़ते हैं। समझ में आई बात? हाँ। इसके बाद आधुनिक इतिहास का ये समय कौन सा है जी? सर ये वो समय है जो 1857 से लेकर और आपका चलता है 1947 तक। तो ये दोनों ही हिस्से हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, बात है समझ में? जी हाँ। तो अब सारी बात आती है कि सर प्री मॉडर्न में कहां से कहां तक का टाइम है। बेटा यहाँ स्टार्टिंग होती है 1498 से, और ये गो थ्रू करता है, लाई करता है पूरा 1857 तक। तो इन दोनों हिस्सों को हम पूरा कर लेंगे। कितनी क्लासेस लगेंगी, अब आपके डाउट की बात करते हैं। डाउट्स, तो भाई ये तो थी छोटी बात थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या डाउट हो सकता है। ठीक है, देख रहे हो है कोई इतना डिजिटल है भाई? ठीक है, हल्के में लेते हो यार तुम। भाई कंप्यूटर मैंने बनाए हैं,
MS की डिग्री है मेरे पास, समझ गए? हाँ, डॉक्टर हूं भाई मैं। अब तुम ये देखो, आधुनिक भारत में, ठीक है, हिंदी में तो लिखा क्यों नहीं, आ लो भाई सब, आधुनिक भारत, ठीक है बाबू। अब यहाँ आपको पता लगता है कि सर हमें कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो आपके डाउट्स की मैं बात करता हूँ, आपके डाउट्स की कदर करता हूँ। पहली बात सर, नोट्स कैसे कैसे मिलेंगे बता दीजिए प्लीज। और जैसे ही आपने प्लीज कहा मैं पिघल गया कि मैं यार बच्चों से प्लीज क्या सुनना, बच्चे तो अपने खास हैं, तो बच्चों से प्लीज क्या कहलवाना। कि सर क्या हमें नोट्स मिलेंगे? नोट्स भाई, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वही यूनिट वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज, यूनिट वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये बाइलिंगुअल मिलेंगे, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। अब जिसमें जैसा आपको पता है मुझे तो बहुत सारी भाषाएं आती हैं, बट ये हिंदी और इंग्लिश में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे, ठीक। बाकी क्लास नोट्स आप खुद बनाएं, क्लास में आप नोट करें, क्लास में नोट करते रहें, नोट करते रहें, बराबर क्लास में नोट करते रहें, ठीक है, जरूरी होगा। इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है, लेटर मुगल्स को क्या बोलते हैं भाई? उत्तर मुगल काल बोलते हैं। क्या है ये बच्चा? उत्तर मुगल काल बोलते हैं इसको। औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल्स आए थे 1707 से लेके 1857, ये है लेटर मुगल्स। क्लास में नोट्स बनाएं। इसके अलावा आपको हो सकता है कि सर कितनी क्लासेस लगेंगी ये बता दो, कितनी क्लास लगेंगी? मैं एक बार में क्लियर कर देता हूं बेटा, 30 क्लास लगेंगी, 30 अप्रोक्स। अगर आपने समर्थन रखा 30 क्लास है, 35 के 40 आसपास भी कर सकते हैं, ठीक है, 35-40 के आसपास भी चली जाती हैं कई बार। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो क्या करना है, डाउट अगर आता है तो क्या करना है, आपको पता है कि आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहां आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स भी बनाते हैं तो नोट्स का फोटो भी आप मुझे वहां दिखा सकते हैं। इंस्टा की आईडी जीतराना.77 है, ठीक है बाबू। इसके अलावा लास्ट की 5 मिनट जो होंगे, लास्ट 5 मिनट्स, वो इसीलिए काम करेंगी कि मैं आपके डाउट्स पर बात कर सकूं। प्लस बात ये होगी, ये कंप्लीट थ्योरी बैच होगा जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी आपको कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी मैं आपको कराऊंगा। बात आती है कि सर इसमें कितना सिलेबस जो है वो कवर होगा, सिलेबस किस लेवल पे कवर होगा या किस एग्जाम के लिए जरूरी है। बेटा आप सभी जानते हो, पहली बात तो ये कि ये बैच जो है दिल्ली पुलिस, आप जानते हैं बात, हाँ। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही क्लास। इसके अलावा एडिशनल अगर कोई पढ़ना चाहता है तो भाई मैं हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बात खत्म करूं। मैं तुम्हारे लिए इसलिए हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा कि दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ा रहा हूं? मॉडर्न हिस्ट्री। मुझे मतलब नहीं है आप बाबू इसे दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ो, आप इसे CGL के लिए पढ़ो, आप CPO के लिए पढ़ो, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, सिविल्स को छोड़कर आप किसी के लिए पढ़ सकते हैं। सर आपका व्हाट्सएप चैनल नहीं है बेटा, मैं यहाँ ग्रुप नहीं खेल रहा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पढ़ लो, ध्यान दे दो, मैं ग्रुप नहीं खेल रहा, समझ में ही बात, मैं कोई वो नहीं कर रहा, क्लास में कोई बदमाशी नहीं होगी, क्योंकि बदमाशी सिर्फ एक जना कर सकता है नहीं? हाँ ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, और CGL के लिए पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना। और इस लेवल का पढ़ना है कि एक बार ही आपको हिस्ट्री पढ़ना, दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, आया स्वाद। हाँ जी। अब बात सारी की सारी आती है, सर सिलेबस कौन सा होगा, सिलेबस क्या होगा? सर NTPC, अरे हो जाएगा भाई साहब, रेलवे के लिए पढ़ सकते हो। अब बात आती है सारी कि सर जी इसमें सिलेबस क्या होगा? बेटा ये आपका सिलेबस है, दिस इज सिलेबस, सिलेबस बाय मी। अलग अलग किताबों में सिलेबस अलग अलग है। ये जो सिलेबस है ये है मॉडर्न इंडिया बाई जीत राणा, मॉडर्न इंडिया बाई जीत राणा, ये अलग ही सिलेबस चलता है इनका। जीत राणा जो है एक अच्छे आदमी है, आप मान के चलना, यकीन मानना कि बहुत ही क्लासिक आदमी है, अगर आप जानते हो तो, ठीक है ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, दोनों भाषाओं में लिखा है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो इसके अंदर ये जो शुरुआती पॉइंट्स हैं, ये आपकी प्री मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ये प्री मॉडर्न हिस्ट्री होती है, प्री मॉडर्न, यहाँ प्री मॉडर्न चलती है, और इसके बाद का जो पोर्शन है वो वाला चलता है 1857 के बाद वाला, ठीक है। चलिए सर, क्या जम्मू कश्मीर का सब इंस्पेक्टर बन जाएगा? बेटा जम्मू कश्मीर अमेरिका पुलिस, ठीक है, अमेरिका पुलिस के लिए पढ़ सकते हो, आप इसे युगांडा पुलिस के लिए पढ़ सकते हो, टेंशन मत लो ये क्या बात करते हैं यार, ये क्या कहूं, बम पुलिस के लिए पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। एक बार देख लो सिलेबस, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, चलो। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर ऑस्ट्रेलिया के लिए, हाँ ऑस्ट्रेलिया के कौन है, कहां से आते हैं लोग जज साहब, यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ सिलेबस स्ट्रॉन्ग, अरे सिस्टम स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, ये कोई आम सिलेबस नहीं है। हाँ सर, थेनोस की सेना में शामिल होना है, इसका नाम देख। प्रीत बेटा मान जा। अच्छा चलो, अब मैं यहां से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट की हेडिंग डाल लीजिए, यहां से हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। अराइवल ऑफ फॉरेनर कंपनीज इन इंडिया, ये आपकी यूनिट की हेडिंग होगी। अराइवल ऑफ फॉरेनर कंपनीज इन इंडिया। बेटा आप समझना, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बात बताना चाहूंगा, पर्सनली बात बता रहा हूँ, भाइयों वाली बात बता रहा हूँ। कौन सी वाली? भाइयों वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, चलो लिसन टू मी केयरफुली। शुरुआत की जो प्री मॉडर्न में पढ़ाऊंगा, ये आपकी बिल्कुल हाई लेवल की पढ़ाऊंगा, मतलब अलग, मतलब इसको आप मान के चलना कि ये वो होगी जो बच्चे सिविल्स में भी नहीं पढ़ पाते, जो बच्चे सिविल्स में भी नहीं पढ़ पाते, वो मैं शुरुआत की प्री मॉडर्न को पढ़ाऊंगा। बाद वाली जो मॉडर्न होगी वो इस लेवल की नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि एक वनडे एग्जामिनेशन का बैच है, ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन का बैच है ये, और इस वजह से इसको मैं इतना ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन शुरुआत में आप कोऑर्डिनेट करना, शुरुआत में थोड़ा डेप्थ के साथ चलेंगे, बाद में चल के डेप्थ को थोड़ा सा यूटिलाइज करके आपके अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूं कि आप वास्तविकता में समझो कि आखिरकार अब तक आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है क्या पढ़ी है, और अब देखो तुम क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है बेटा यादव, टेंशन मत लो, निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए, बात खत्म करो, ध्यान देते हैं। ठीक है चलो, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं बाबू? हाँ, तो हेडिंग आपकी होनी चाहिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है, अब यहां पे आप पहली हेडिंग इसमें लिखेंगे कि इसके भारत में, जैसे मैं हेडिंग लिख रहा हूं ऐसे ही लिखनी है नोटबुक में, जैसे हेडिंग लिख रहा हूं ऐसे लिखनी है। भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत, आधुनिक इतिहास की शुरुआत, दोनों भाषाओं में लिखूंगा, टेंशन मत लो। आधुनिक इतिहास की शुरुआत, की शुरुआत, भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत विदेशी कंपनियों के आगमन से होती है, विदेशी कंपनियों के आगमन से होती है, कंपनियों के आगमन से होती है, आगमन से होती है, आगमन से होती है। ठीक है, अराइवल ऑफ मॉडर्न इंडिया, या अराइवल या फिर स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री connected to arrival of foreign companies, arrival of foreign companies, right? चलिए, बेटा खुशी या बाकी बच्चे ध्यान दें। एक बच्चा कह रहा है सर कृपया कम लेवल का पढ़ाएं। बेटा जीत राणा और कम लेवल, इनका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, लेवल हमारा पहले से अलग है, रहेगा, और आप लोगों का समर्थन रहेगा तो देश का हर एक बच्चा एक दिन वो इतिहास पढ़ पाएगा जिसकी उसको जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करके बताई। ठीक है सर, भारत को आधुनिक इतिहास की शुरुआत, या भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत विदेशी कंपनियों के आगमन से होती है। लेकिन बड़ी बात होती है कि भारत में विदेशी कंपनियां क्यों आई, भारत में विदेशी कंपनियां क्यों आई। अगला कारण यह है कि भारत में विदेशी कंपनियां क्यों आई, विदेशी कंपनियां क्यों आई, कंपनियां क्यों आई, क्यों आई, एक सवाल है भाई। ऑब्वियसली बात है, मैं एक बात बता रहा हूं कि भाई जब भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत ही तब होगी जब विदेशी कंपनियां आएंगी। बट एक लॉजिकल सा सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, एक दिमाग में आ सकता है कि सर क्यों आई विदेशी कंपनी भारत में? अरे क्या जरूरत पड़ रही थी इनको, अपने घर आ रहती है, खामोगा इनकी मम्मी भी कहती होंगी कि भाई क्यों जा रहे हो बाहर। भाई नहीं, दिक्कत क्या थी वो बताना था, है ना।
तो बात है इसमें रीजन पूछा होता है, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ अराइवल, रीजन ऑफ अराइवल, रीजन ऑफ अराइवल। तो भाई मैं अब 11वीं और 12वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, चलिए। बेटा मैं, एक बच्चा कह रहा है सर मैं गांव से हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बेटा आप गांव से हो, मैं अभी भी गांव से हूं और मैं पैदा भी गांव में हुआ हूं, कंप्लीटली बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ चीता, एकदम गांव से। आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसे ही हूं, ठीक है। बेटा ध्यान दे लो राधिका यहां। व्हाट वाज द रीजन ऑफ अराइवल, तो अराइवल का रीजन बात करते हैं। अब कमेंट नहीं ली जाएंगे, अब सारा ध्यान यहां रखो। तो मैं बात कर रहा हूं 12th एंड 13th सेंचुरी में, 12वीं और 13वीं शताब्दी में, शताब्दी के बाद से, शताब्दी के बाद से भारत विदेशी व्यापार की रीढ़ के तौर पर उभरा। इससे भारत वैश्विक स्तर पर, या वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पाद का योगदान करता था, उत्पाद में योगदान करता था, योगदान करता था, योगदान करता था। मतलब कहने की बात यह है कि तकरीबन 50%, यानी पूरी दुनिया में अगर कोई प्रोडक्ट है, तो अगर 10 प्रोडक्ट पूरी दुनिया के कहीं पर पहुंचे तो उसमें 5 प्रोडक्ट किसके थे, इंडिया के थे। बात ही समझ में, अगर पूरी दुनिया में 10 प्रोडक्ट कहीं पर पहुंचे तो 5 प्रोडक्ट किसके थे, इंडिया के थे। तो आप लिख लेना, आफ्टर 12th एंड 13th सेंचुरी, आफ्टर 12th एंड 13th सेंचुरी, 12th एंड 13th सेंचुरी, India was leading in global product. India was leading in global products. ग्लोबल प्रोडक्ट्स में इंडिया लीड कर रहा था, ठीक बात है जी। अब इसमें क्या है, भारत से जितना भी सामान होता था, भारत से उत्पादन, या भारत से उत्पादन यूरोप, अरब, फारस प्रत्येक स्थान पर जाता था। भारत से उत्पादन सभी देशों में जाता था, जाता था, विशेषतः अरब, अरब देश। ठीक है, चलो। इंडियन प्रोडक्ट was in demand in each country, especially अरब, अरब में सबसे ज्यादा जाता था। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट पेज पर। कृपया ये बताइए आपको नोट हुआ या नहीं हुआ, बताओ। अब मैं इसका एक फिगर बनाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी इसके बाद, फटाफट से। अगर आप रेडी हैं तो मैं बताता हूं फिर। रोम रोम भाई साहब, रमन बाबू, रमन क्या हुआ? मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ पाए होंगे जो मैंने अभी आपको बताई है कि भाई भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत विदेशी कंपनियों के आगमन से होती है। भारत में विदेशी कंपनियां क्यों आई, रीजन क्या था? तो मैंने बताया 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद से भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन में योगदान करता था। भारत से उत्पादन सभी देशों में जाता था, विशेषतः अरब देश। डन? यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, ये पेज मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा। अरे चुप हो जाओ। तो ये सब चीज होती थी, हाँ जी। ठीक है, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना। ये मत सोचना सर ने मिटा दिया, बेटा डुप्लीकेट करा है मैंने, ये मिटाया नहीं है। ठीक है, ये है यहाँ पे, सिर्फ डुप्लीकेट किया था।
अब यहां पे क्या है, अब समझना। तो व्यापार किस प्रकार से चलता था, व्यापार की स्थिति, व्यापार की स्थिति क्या थी, कंडीशन ऑफ ट्रेड, या कंडीशन ऑफ ट्रेड आप देखते हैं, कंडीशन ऑफ ट्रेड, कंडीशन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं कि भाई कंडीशन ऑफ ट्रेड क्या थी। तो भाई भारत, जी हां भारत, ओके, भारत से व्यापार, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो भी सामान है, सामान, प्रोडक्ट जो भी है सामान, वो जाता था अरब देशों में। अरब देश, जी सर, अरब देश क्या करते थे, इसको अरब देश क्या करते थे, इस चीज को आगे भेजते थे इटली में। जो अरेबियन कंट्रीज थे, अरेबियन, अरेबियंस इसको भेजते थे आगे। अरे गलत लिखा, मतलब लिखा सही है बेटा, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, बस मैं कलर से ही लिखूंगा, मुझे यहां लिखना है ग्रीन कलर से। अरब देश, अरेबियन, अरेबियन देशों से जाता था वो इटली में, अरेबियन देशों से जाता था वो इटली में, इटली में जाता था, और इटली के बाद वो पहुंचता था कहां, यूरोप में। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इटली भी यूरोप का ही हिस्सा है, यूरोपीय देश। अच्छा, अदर यूरोप में, अदर यूरोप कंट्रीज, अदर यूरोप कंट्रीज, अन्य यूरोपीय देश। कहने की बात यह है कि यहां पे ये सारा यूरोपीय, इटली भी यूरोप का एक हिस्सा है, बट इटली क्या है, इटली में सबसे ज्यादा सामान पहुंचता था, क्योंकि इटली था बिल्कुल जो अरेबियन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता था। तो सामान का जो फ्लो होता था, सामान का जो फ्लो होता था वो ऐसे आता था कि मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट है यहां पे, अब मान के चल रहा हूं कि गाजर का हलवा बना दो क्या लेट्स बस मजा ले लेते हैं। तो मसाले मैं लेता हूं, क्या मसाला लूं, मजबूत सा मसाला, दालचीनी नहीं, काली मिर्च लेते हैं, ठीक है काली मिर्च लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च जो है अरब देशों ने 10 रुपए किलो खरीदी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल 10 रुपए पर केजी खरीदी और ये पहुंची अरब में, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल। अरब देश को अपना प्रॉफिट भी बनाना है कि नहीं, हाँ। तो अरब देशों ने इस सामान को इटली को कितने में बेचा, इटली को कितने में बेचा इसने, 30 रुपए पर केजी में। अब इटली इसको अन्य यूरोपीय देशों को कितने में बेचेगा, 60 रुपए पर केजी में, है कि नहीं, हाँ। अब एक मान के चलो कि अगर कोई यूरोप का अन्य देश सीधा आके यहां पे आके अगर भारत से वो खरीद लेगा तो उसको कितना फायदा हो जाएगा, जहां वो उसको 60 रुपए की मिल रही है, यहां कितने की मिल जाएगी, 10 रुपए की, पर केजी पे 50 रुपए का फायदा है ना, फायदा है नहीं। तो क्या अदर यूरोपीय कंट्री भारत में आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, आप मुझे ये बताओ। क्या नोट करना है, हाँ बेटा ये नोट करना है। तो आप खुद बताओ, क्या ये भारत में आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, बात खत्म करो। मोनिका बेटा मान जा, मान जा, मान जा, ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या ये आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। लाल चंदन बेटा तेरे माथे पे लगा दूंगा, लाल चंदन ए बाबू, यहां ध्यान दो, बताओ मुझे, क्या ये अदर कंट्रीज भारत में आना चाहेंगे, यस सर आना चाहेंगे, हाँ सर बिल्कुल आना चाहेंगे भाई। लेकिन एक और मजे की बात, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये सिर्फ प्राइसिंग को हटा दे रहा हूं क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली प्राइस नहीं रखेंगे, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पर था। आप पता लग रही है कि एग्जाम्पल कोई लिख मारा, कहा कि सर चीनी का ट्रेड करते थे, ठीक है, यहां व्यापारिक सामान लिख दे रहा हूं, सामान। अब हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कहीं से कहीं तक भी, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। कॉन्टेंस्टिपोल एक जगह है, कॉन्टेंस्टिपोल, इटली, कॉन्टेंस्टिपोल, 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 कॉन्टेंस्टिपोल,
कॉन्टेंस्टिपोल पर कब्जा कर लेती है, पर कब्जा करती है। इटली कॉन्टेंस्टिपोल पर कब्जा कर लेती है। ये क्या है जी? ये क्या है? कॉन्टेंस्टिपोल क्या है? आप क्या लिख दे रहे हो? हम तो डिस्टर्ब हो गए बेटा। दरअसल कॉन्टेंस्टिपोल एक मध्य बिंदु था जहां से व्यापार बाकी अन्य देशों में होता था। ये तो क्या था जी? ये मध्य बिंदु था। ये व्यापारिक रास्ते की मुख्य कड़ी थी, व्यापारिक रास्ते की मुख्य कड़ी, और रास्ते की मुख्य कड़ी, और रास्ते की मुख्य कड़ी था, मुख्य कड़ी, मुख्य कड़ी। ये एक मेजर पॉइंट था, मेजर पॉइंट, मेजर ट्रेड पॉइंट था। ये मेजर ट्रेड पॉइंट था, ट्रेड पॉइंट था, मेजर ट्रेड पॉइंट था। अब यहां है समझने वाली बात, बहुत क्रूशियल समझने वाली बात है। क्रूशियल समझने वाली बात बेटा यह है कि जब कॉन्टेंस्टिपोल पर इटली ने कब्जा कर लिया तो कोई भी यूरोपीय कंपनी या कोई भी यूरोपीय देश यहां से सामान लेने पे राजी नहीं हो पाया। अब मतलब वो चाहे तो अरब से भी सामान नहीं ले सकता। इससे क्या हुआ? ऐसा होने से क्या हुआ? इस कारण, इससे क्या हुआ? इस कारण, इस कारण यूरोप का कोई भी देश, यूरोप के किसी भी देश को, यूरोप के किसी भी देश को, तो व्यापार के लिए इटली पर निर्भर होना पड़ा। इसको व्यापार के लिए इटली पर निर्भर होना पड़ा, इटली पर निर्भर होना पड़ा, इटली पर निर्भर होना पड़ा, इटली पर निर्भर होना पड़ा। तो किस पे निर्भर होना पड़ा? इटली पर निर्भर होना पड़ा। ठीक है, याद रखना। यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेड ऑन इटली। यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेड ऑन इटली, कि अगर उन्हें कोई भी व्यापार करना है तो इटली पर डिपेंड होना पड़ा। अब बात है 15th सेंचुरी की। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के अंदर रिसेशन आ गया। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली में रिसेशन आया। इटली में वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली गई और यूरोपीय कंट्री अरब से व्यापार करना चाहते थे। इटली ने व्यापार करने नहीं दिया, तो मजबूरी में आकर 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय कंपनियों को बाकी देशों में जाना पड़ा। दिमाग में आई बात? बस दिमाग में आई ये बात। 15वीं शताब्दी में इटली के अंदर होता है इटली रेवोल्यूशन। 15वीं शताब्दी में अब जब इटली रेवोल्यूशन हुआ तो इटली का जो व्यापार था सारा पड़ गया ठप। समझ में आई बात? कब्जा किसने? अरे इटली ने कब्जा किया था। इटली ने कॉन्टेंस्टिपोल पर कब्जा करती है। तो इटली के अंदर एक जगह है, ये एक जगह है बेटा, एक जगह है ये इटली में ही, एक जगह है वर्तमान इटली में, एक जगह है, एक स्थान है ये, एक स्थान है ये, प्लेस है इटली के अंदर, ये ब्रिज है। तो अब मैंने यहां आपको एक बात बताई, यहां पे उसको अगला पॉइंट बनाकर लिख लेना। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में यूरोप में विद्रोह छा गया, विद्रोह शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप में विद्रोह शुरू हुआ। देश, ठीक है, सभी देश इटली के अगेंस्ट हो गए। सभी देशों में इटली सर्वाधिक फायदे में थी, फायदे में थी। तो अब सब देश भारत से व्यापार करना चाहते थे, इसलिए वो मार्ग की खोज करना चाहते थे। अब इसमें सभी देशों को दिक्कत हुई थी, अब फायदे में थी। अब याद रखना, इस कारण सभी यूरोपीय देश अलग व्यापार करना चाहते थे। सभी यूरोप के देश अलग व्यापार करना चाहते थे, अलग व्यापार करना चाहते थे।
तो उन्होंने भारत की खोज शुरू की। तब उन्होंने भारत की खोज शुरू की। तब भारत की खोज शुरू हुई। तब भारत आने की भारत आने की जरूरत पड़ी। भारत आने की जरूरत पड़ी। अरे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। व्यापार करना चाहते थे। तब वे, जी हाँ, तब भारत आने की जरूरत पड़ी। आने की जरूरत पड़ी। तब भारत आने की जरूरत पड़ी। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये कारण स्पष्ट कर चुका हूं कि आखिरकार यूरोपीय देश भारत में क्यों आए। मेरे ख्याल से मैं पूरी तरीके से स्पष्ट हूं इस बात से कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, मुझे सीधा बता दो, मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। चलो, फटाफट। एक बात आती है कि सर ये एक बड़ा कॉमन सा डाउट आता है कि सर ये जो लोग हैं मसालों की वजह से भारत में आए थे, तो यूरोप के लोगों को मसाले क्यों चाहिए थे? बिना मसाले के नहीं खा सकते थे क्या? अब खुद सोचो, ठीक है? अब खुद दिमाग लगाओ एक बार कि क्या जरूरत है मसालों की। अबे बिना मसालों के खा लो, है क्या जरूरत है मसालों की? तो बेटा मसालों की नीड समझो। यूरोप में मसालों की जरूरत, ये नोट मत करना, ये पीसीएस के लिए होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो आपको ये नोट नहीं करना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं ताकि आप बाहर जाके मेरी बेइज्जती ना कराएं कि आप किससे पढ़ के आए हो। मेरा नाम खराब होगा नहीं अगर आपको नहीं पता होगा, तो नोट नहीं करना है आपको। तो ये थी कि यूरोप में स्पाइस क्यों चाहिए। वाई यूरोप नीड स्पाइसेस। यूरोप नीड स्पाइसेस। यूरोप को क्यों चाहिए स्पाइसेस? आप खुद सोच के देखो कि बिना स्पाइस के काम नहीं चला सकते। सर कोल्ड के कारण, ये क्या हुआ? टेस्ट के कारण। बिना युद्ध में टेस्ट देखे जाएंगे हैं? सर उससे पहले मसाले नहीं जानते थे, जानते थे। नोट कर देखो क्या जरूरत थी। दरअसल ये रॉ मीट खाते थे बहुत ज्यादा। यूरोप जो है ना, ये रॉ मीट खाता था, रॉ रॉ फ्लैश खाता था। यानी मीट मीट वगैरह जानते हैं ना आप, नॉन वेज मीट वगैरह खाते हैं, है ना? तो इस फ्लैश को डाइजेस्ट करने के लिए अगर स्पाइसेस होंगे तो वो बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है? इस रॉ मीट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसका इंटेक डाइजेस्टिव बनाने के लिए, इसका इंटेक जो है डाइजेस्टिव बनाने के लिए स्पाइसेस वाज नीडेड। स्पाइसेस वाज नीडेड। स्पाइसेस वाज नीडेड। इसके लिए स्पाइस की जरूरत पड़ती थी। समझ गए? दैट वाज द रीजन। दूसरा, जो स्पाइसेस होते हैं वो मेडिसिन में यूज होते थे। दूसरा, स्पाइसेस यूज्ड इन मेडिसिन। यूज्ड इन मेडिसिन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो टर्मेरिक होता है वो एक एंटीबायोटिक है। जैसे टर्मेरिक है, दैट इज एंटीबायोटिक। टर्मेरिक एंटीबायोटिक होता है और एंटीबायोटिक मेडिसिन में भी पड़ता है, ठीक है? याद रखना, बताइए समझ। प्लस ये जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, स्पाइसेस वगैरह होते हैं, ये जैसे जब मौसम ठंडा होता है, ठंडे मौसम में पेय के रूप में भी यूज होते थे, ठीक है? कोल्ड वेदर्स के लिए भी बेहतर होते हैं। कोल्ड वेदर के लिए स्पाइसेस अच्छे होते हैं, ठीक है? याद रखना। तो ये कुछ चीजें इसमें थी जो बड़ी और है, मतलब लिखने के लिए मैं इसको बहुत बड़ा लिख सकता हूं, लेकिन ये एक नॉर्मल सी चीज होगी जो आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो ये तो थी भाई बात ऐसे। अब बात होती है कि मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है वो क्या आपको समझ में आया है नहीं, ठीक है? अब समझो, मैंने अभी तक जो भी चीज आपको पढ़ाई है मैं इसको एक बार मैप से बताने की कोशिश करता हूं। बात आई समझ? ठीक है सर, मसाला तो मैगी का है। इसका नाम देखिए भाई, रोहित बेटा जहाज बना दूंगा। कह रहा है सर मसाला तो मैगी का है, बाकी सब तो पानी कम चाय है। ये क्या बात हुई? ये यहां ध्यान दो। तो भाई इंडिया है। अब जैसे ये मान के चलो, ये मैप दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, है? ये देखो, ये है अपना इंडिया। चलो मैं, आप जानती हूँ मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूं। ये ले देख, हटा चल। अबे बन जा यार, बन नहीं रहा आज, मजे नहीं आ रहे थोड़े से। हाँ बन गया भाई, ठीक ठीक है, बन गया, काफी हद तक बन गया, है ना?
हाँ ठीक है। अब यहां से क्या है, व्यापार जाते थे पहले फारस में जाते थे, फिर ओटोमन साम्राज्य में जाते थे, फिर इटली में प्रवेश करते थे। तो यहां एक पॉइंट है कॉन्टेंस्टिपोल। कॉन्टेंस्टिपोल ओटोमन एम्पायर को बिल्कुल जोड़ता हुआ निकलता है, ये निकला, और उसके बाद जाता था इस वाले यूरोपियन नेशंस में। अब यहां से जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है ये वाला। अब यूरोप शुरू होता है यहां से, ये है यूरोप, जो यहां से शुरुआत हो रही है यूरोप की, यहां से शुरुआत हो रही है बाबू यूरोप की, ऐसे, ये दिस इज यूरोप। इस वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यूरोप है। तो यूरोप में एंट्री है, ये ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन, ठीक है, ओटोमन एम्पायर है। ओटोमन एम्पायर तुर्क एम्पायर था, एक तुर्क एम्पायर था बेटा, ये बहुत फेमस एम्पायर था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायरों में से एक था ये। समझ गए, समझ गए। तो बस बात ये थी कि ये था कॉन्टेंस्टिपोल। कॉन्टेंस्टिपोल इटली में है, तो इटली ने कर लिया इस पर कब्जा। तो अगर किसी भी यूरोपीय देश को भारत में आना है तो डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते? अब तुम एक बात सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये मैं हटा रहा हूं एक बार क्या, ठीक है, अब तुम समझना। अब यहां पे आपको रूट तो दिखाई देगा, मैं आपको रूट भी बना के दिखाता हूं एक बार। अगर किसी को आना है इंडिया में तो एक रूट है, ठीक है, मैं रूट बना रहा हूं, बहुत मजबूत तरीके से रूट बनाऊंगा। यहां से इंडिया में से निकले, ऐसे निकले, और ऐसे करके कॉन्टेंस्टिपोल पे से पार जाना पड़ा, तभी यूरोप में एंट्री हुई, या ऐसे करके ऐसे हुई। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला पर्शियन एम्पायर है, ये पर्शियन एम्पायर है, पर्शियन, ये पर्शियन एम्पायर है, ठीक है। ये ओटोमन एम्पायर है, मैं ओटोमन एम्पायर को बना रहा हूं पीले रंग से, ये ओटोमन एम्पायर हो गया। और नीले रंग से बना रहा हूं मैं किसको, नीले रंग से बना देता हूं मैं इसको, यूरोप को, ये हो गया यूरोप। अब भाई अगर यूरोप को भारत में आना है तो वो कैसे आ सकता है? यहां से तो ये तो आने नहीं देगा। अब मान के चलो किसी यूरोप के देश को आना है इंडिया में, अगर यहां से कोई आएगा तो ये साम्राज्य तो उसे आने नहीं देंगे, क्योंकि तो व्यापार करते हैं। हाँ। चाइना से अबे चाइना से कैसे करते चाचा, बीच में ये नहीं आ रहा है, अबे ये पूरा पीछे तक है यार बाबू, ये पूरा ऐसे घिरा हुआ था, आने नहीं देते थे, और इधर ओटोमन बढ़ा हुआ था ऊपर तक, तो आने नहीं देते थे। तो यहां से तो वो वापस आने का कोई औचित्य बनता नहीं है, यहां से तो उनको यहीं रोक दिया जाता। तो इस वजह से इन्होंने दिमाग लगाया कि हम वहां से नहीं जा सकते तो क्या हुआ, यहां से तो जा सकते हैं इंडिया, पानी के जहाज से हैं। अब यहां से तो जा सकते हैं, ये देख, जा सकते थे, ऑब्वियस सी बात थी बेटा। इस वजह से ये, अब ये कंट्री कौन कौन से, ये तो है स्पेन, यह है स्पेन, और यह है पुर्तगाल, यह है पुर्तगाल। अब तुम सोचोगे सर वो इंग्लैंड का है, बेटा इंग्लैंड ये रहा, ये रहा ब्रिटेन, इंग्लैंड ये रहा, ये बहुत बाद में आया है, शुरुआत में तो पुर्तगाल आया था। सबसे पहले पुर्तगाल क्यों आया? अबे सबसे कोने पे था पुर्तगाल, चीते ने यहीं से सीधी एंट्री मारी, हाँ ये ले, ठीक है। चलिए समझ में आई बात, ये था लॉजिक। इस वजह से वो इधर से नहीं आ पाए, और इसने उन्हें पानी के रास्ते से भारत में आना पड़ा, क्योंकि यहां पर अरब एम्पायर, फारस एम्पायर एंड इटली, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, ठीक है। अब ये नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए था। तो अब उसके बाद हम देखते हैं भारत में कौन कौन सी कंपनी आई हैं, तो इनका क्रम क्या रहा है। क्रम देखिए, क्रम यहीं से, मतलब वही चैप्टर चला, अब यहां से नोट करेंगे। अराइवल ऑफ फॉरेनर कंपनीज इन इंडिया, भारत में कौन सी कंपनी कैसे आई है। सबसे पहले आए हैं पुर्तगाल, सबसे पहले कौन आए हैं, सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाली, कौन सी गाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे आते हैं भाई डच, डच, नेदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, जो नेदरलैंड से होते हैं। फिर आते हैं ब्रिटेन, ब्रिटिश, ब्रिटेन वाले आते हैं। फिर ब्रिटेन के बाद आते हैं भाई डेनिश, जो डेनमार्क से थे, डेनिश। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। दबदबा पूरा था इनका, फ्रेंच वालों का दबदबा कायम रहे, तो इनका क्रम रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब ये कब कब आए हैं वो बात करता हूं अब मैं, ठीक है। बताइए बताइए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का भारत में अराइवल कब होता है, कब आए हैं, कब? सर ये आते हैं 1498 में। डचेस जो आते हैं, डचेस, डचेस का समझिएगा सर 1596 में,
ठीक है, याद रखना। ब्रिटेन कब आते, ब्रिटिश कब आते हैं? 1599 टू 1600, इस बीच में आते हैं। डेनिश 1616 में आते हैं। डेनिश 1616, डेनिश 1616, 1616। फिर आते हैं फ्रेंच 1664, 1664। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने कंपनी नहीं बनाई है इनकी, मैंने इनकी कंपनी नहीं बनाई है, सिर्फ इनका आगमन बताया है। मैंने सिर्फ इनका आगमन बताया है, कंपनी मैंने नहीं बताई है। डिशू, हाँ जी, मैंने सिर्फ आगमन बताया है, आगमन, कि भाई ये आए कब कब है। ठीक है, ये सिर्फ आगमन की बात है, ये सिर्फ अराइवल है इनका, अराइवल, ना कि कंपनी स्टैब्लिशमेंट है, ये आगमन है, ये केवल इनका आगमन है, कंपनी स्टैब्लिशमेंट यहां नहीं हुई है। ठीक है, दैट इज जस्ट अराइवल, जो कि सिर्फ अराइवल है, आगमन है ये खाली। कंपनी की स्थापना बेटा यहां नहीं हुई है, कंपनी की स्थापना बाद में होती है। दैट इज ब्रिटिश, दैट इज जस्ट अराइवल, ये केवल एक अराइवल यानी एक आगमन है, कंपनी की स्थापना बाद में होगी। समझ में आई बात? जी हाँ, दिस इज जस्ट अराइवल, ये सिर्फ आगमन है, ये सिर्फ आगमन है, कंपनी की स्थापना बाद में होगी। जैसे जैसे मैं बताता हूं एग्जांपल के लिए, जैसे ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में लगाएंगे, डेनिश 1620 में लगाएंगे, ब्रिटेन 1611 में लगाएगा, डचेस ये लगाएंगे 5 में, 1605 में इंडिया में आएंगे, पोर्तुगीज ये 1500 में लगाएंगे, 1500 में लगाएंगे। तो इनकी भारत में आगमन अलग डेट पे है, कंपनियों की स्थापना अलग डेट पर है। तो कृपया करके इस मैप को बनाइए कि पहले पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद डचेस, देन ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें हेडिंग डालते हैं, पहली जो भी आए हैं तो वो आए हैं पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगालियों को पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर लिखिए पुर्तगाल, ये लिखना है। जयवीर बेटा आराम से लिख लो, चुप, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली सही आदमी थे, मजेदार आदमी थे, पुर्तगालियों की बात करते हैं। डोन नोट कर लिया? हाँ बिल्कुल। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठीक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पोर्तुगीज के बारे में। तो पोर्तुगीज में पहली हेडिंग लिखेंगे, पोर्तुगाल का भारत में आगमन है और यह अनसक्सेसफुल अराइवल टू इंडिया। पहले हम भारत में अनसक्सेसफुल अराइवल पढ़ेंगे, अनसक्सेसफुल अराइवल हम पढ़ेंगे। ऐसे लोग जो भारत के लिए पुर्तगाल से निकले पर कभी भारत नहीं आ पाए। ठीक है, लिखो। सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज है, बार्थोलोमो डियाज है, तो इसका नाम है बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज, लामो डियाज, बार्थोलोमो डियाज। यह व्यक्ति भारत की खोज में निकला, लेकिन यह भारत नहीं पहुंच पाया। यह भारत की खोज में निकला, यह भारत की खोज में निकला, खोज में निकला, खोज में निकलने वाला पहला व्यक्ति था, खोज में निकलने वाला पहला यात्री, ले वाला यात्री, निकलने वाला यात्री था, निकलने वाला यात्री था, परंतु यह असफल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये असफल हो गया। क्या हुई? दरअसल ये अफ्रीका के कोने पे आया, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। मैं इस वाले मैप को दिखाता हूं आपको, तभी आपको समझ में आएगा। भाई ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहां है पोर्तुगल, यहां लिस्बन है, ये पुर्तगाल का एक कोना है, यहां लिस्बन है, लिस्बन, लिस्बन यानी पुर्तगाल में है। तो जब ये भाई चीता यहां से निकला, ऐसे 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 आया, रियो कॉन्गो पे पहुंचा और यहां पे तूफान आ गया।
तो तूफान की वजह से इसका रास्ता जो है खराब हो गया और ये इधर 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 वापस चला गया। आना था इसको इधर, आना तो था इसको इधर, लेकिन ये इसका रास्ता भटक गया, ये वापस आ गया, तो सही से पहुंच नहीं पाया, सही से ये पहुंच नहीं पाया। ठीक है, याद रखना केप ऑफ गुड होप से, इसको जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप, तो याद रखना अफ्रीका के, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप से टकराकर, केप ऑफ गुड होप कहां पे बेटा, ये केप ऑफ गुड होप पॉइंट है, ये पॉइंट ही केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप से टकराकर, केप ऑफ गुड होप से टकराकर वापस वापस चला गया, वापस चला गया। ठीक है, तो ये असफल था। पूछा जाता है कब आया था सर, इसका जो ट्रैवल है वो 1487 से 88 में था, पुर्तगाल के राजा जॉन ने इसको भेजा था। ठीक है, बात आई समझ में। वास्को डिगामा ने भारत कैसे ढूंढा था, क्योंकि वास्को भाई के साथ मैं आया था, मैं और वास्को भाई चाय पीते पीते इंडिया पहुंचे आराम से, एकदम मजेदार। अबे केप की स्पेलिंग CAP होती है। सर पहले मेडाइवल करे या मॉडर्न करे, बेटा आपकी मर्जी है, मॉडर्न करना चाहते हो मॉडर्न कर लो, मेडाइवल करना चाहते हो मेडाइवल कर लो, मेरे हिसाब से तो आप कुछ भी करो। ठीक है, ये होगी पहली अनसक्सेसफुल। अब ये खाली ये मत समझना कि पुर्तगाल प्रयास कर रहा था, स्पेन भी बराबर जोर लगा रहा था। दिक्कत पता क्या है, देखो बात को समझना, ना कि सिर्फ यहां जो दो हिस्से हैं, ये स्पेन है, यहां पे इससे सटा हुआ स्पेन है, इससे सटा हुआ पुर्तगाल है, तो स्पेन भी बराबर जोर काट रहा था कि हम किसी तरीके से पहुंचे हम किसी तरीके से, कहां, इंडिया पहुंचे, ताकि वो जो मसाले हैं वो सस्ते से सस्ते मिल पाए, मजा आ जाए। ठीक है, और उसको बेचें, फिर पैसा आएगा और। ठीक है, तो बार्थोलोमेव डियाज नहीं पहुंच पाया, अनसक्सेसफुल रह गया। इसके बाद अगला आदमी, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पुर्तगाल का नहीं है भाई, ठीक है, ये स्पेन का था, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये था स्पेन का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था भाई, स्पेन का था, स्पेन, स्पेन से निकलता है शेर। ठीक है, अब इसको समझना, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो भी भारत की खोज में निकला था, क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत की खोज में निकला था 1492 में। ठीक है, चलिए तो लिखना क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, बहुत तगड़ी राइटिंग है मेरी, कभी तुम हल्के में लेते हो। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो भाई यहां जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये 1492 में यहां से निकला, 1492 में, 1492 में कहां से, स्पेन से निकला, स्पेन से भारत की ओर रवाना, भारत की ओर रवाना हुआ, भारत की ओर रवाना हो गया। ठीक है, यह खाना लिख रहा है तो मैं इधर लिख लेता हूं, भारत की ओर रवाना हो गया, रवाना हुआ या निकला, या निकला लिख दो, खाने जैसा लिख रहा है मुझे, भारत की ओर निकला। तो मैंने क्या बताया, 1492 में स्पेन से भारत की ओर निकला, 1492 की बात है। अच्छे तरीके से इसने कहा कि हाँ भाई निकलूंगा, लेकिन ये केप कैनरी से टकरा जाता है। केप कैनरी कहां पे है, अगर यहां दिख रहा है क्या, केप कैनरी का हिस्सा दिख रहा है क्या, केप कैनरी नहीं दिख रहा भाई, यहाँ केप कैनरी दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बताता हूँ केप कैनरी, हाँ दिख रहा है, ये बेटा ये कैनरी आइसलैंड है, इस वाले फिगर में दिख जाएगा आपको केप कैनरी। ये वाली जो फिगर है इसमें आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, केप कैनरी एक जगह है यहाँ पे। अगर किसी को ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हो तो देखो कैमरे में जाके, दिख रहे हैं आपको, ये बिंदु दिख रहा है, ये केप कैनरी है, ये जो जगह है दैट इज केप कैनरी, ये है केप कैनरी, केप कैनरी, ये है केप कैनरी। तो केप कैनरी यहां पर टकरा जाता है। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस जब निकला तो केप कैनरी से टकराकर अमेरिका की ओर मुड़ गया, केप कैनरी से टकराकर
कैनरी से टकराकर अमेरिका की ओर मुड़ गया, अमेरिका की ओर मुड़ गया, अमेरिका की ओर मुड़ा, की ओर मुड़ा, 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 किसकी ओर मुड़ गया? केप कैनरी से अमेरिका की ओर मुड़ गया। और जैसे ही अमेरिका की ओर मुड़ता है, ये बहामास द्वीप पर पहुंचा, बहामास द्वीप पर पहुंचा, बहामास द्वीप पर पहुंचा, बहामास द्वीप पर पहुंचा, बहामास द्वीप पर पहुंचा। कौन से द्वीप पर? बहामास द्वीप पर, बहामास आइसलैंड पर पहुंच गया। अब जैसे भाई बहामास आइसलैंड पर पहुंचता है, ये कहता है लो जी इंडिया आ गया, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था कि मैं कहां पहुंच गया हूं। लेकिन ये पहुंच जाता है कहां? ये पहुंच जाता है अपना जो जगह थी अपनी, ये बहामास आइसलैंड, बहामास आइसलैंड पर पहुंच जाता है। तो दिक्कत थी, यहां के लोगों को इसने कहा रेड इंडियन। इसने पता क्या कहा कि ये जो लोग हैं थोड़े थोड़े काले हैं मतलब लाल हो रखे हैं, तो इनका नाम आज से इंडियन है, क्योंकि मैं इंडिया की खोज में निकला हूं। इसको ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया पहुंच गया, इंडिया नहीं पहुंचा था। यहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा और इसको न्यू वर्ल्ड कहा। यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा, यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा और रेड इंडियन कहा। यहां के लोगों को इसने कहा रेड इंडियन कहा, यहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। ही सेड देम रेड इंडियन, और इसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। यह खोज नई दुनिया की खोज कहलाती है, यह खोज नई दुनिया की खोज कहलाती है, नई दुनिया की खोज कहलाती है, नई दुनिया की खोज कहलाती है, खोज कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। इसको बोला जाता है बाबू डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। हर कोई इसको यही कहता है कि नई दुनिया की खोज, क्योंकि पहली बार इसको लोग मिले थे, यात्रा में पहली बार किसी को लोग मिले। ठीक है, चलो बस बात यही है कि पहली बार इसको लोग मिले हैं। ठीक है, याद रखना। फैजान मेरे बच्चे, आपको पढ़ने से मतलब है, क्या कर रहे हो तुम्हें? फैजान सर गूगल मैप क्यों नहीं यूज करा? तिशु उस पर तुम्हारे जितना दिमाग नहीं था ना, तुम्हारे जितना दिमाग होता तो सिस्टम फाड़ देता भाई। कह रहा है गूगल मैप यूज क्यों नहीं करा? अद्भुत इसके जहाज का नाम पूछ लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज का नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज का नाम क्या था वो समझिए। ठीक है, जहाज का नाम क्या था वो समझिए। इसके जहाज का नाम था सेंटा मारिया। इसकी शिप का नाम क्या था बाबू? सेंटा मारिया, सेंटा मारिया। क्या नाम था बाबू इसके जहाज का? सेंटा मारिया। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तक तो हमने पढ़ा अनसक्सेसफुल अराइवल टू इंडिया, और बेटे पोर्तुगल का नहीं है, ये आदमी स्पेन का था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में सफल अराइवल, सक्सेसफुल अराइवल टू इंडिया। कल का टॉपिक हमारा होगा सक्सेसफुल अराइवल टू इंडिया, भारत में सफल आगमन। और ये कौन है भाई? ये चीता वास्को डी गामा। भाई वास्को है, वास्को डी गामा। कल हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में, कैसे वास्को डी गामा भारत आ पाया, कैसे जमोरिन भाई ने इसका स्वागत किया। जम्मू भाई अपने ये खास आदमी है जमोरिन भाई, आपको दिख रहे होंगे जमोरिन भाई, देख रहे हो ना? जमोरिन के पैरों में बैठे ये, ठीक है ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉडलिस तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉडलिस क्यों ही पढ़ोगे? टॉडलिस वगैरह मैं पीएससी वगैरह में पढ़ाता हूँ। ये जो टॉपिक है ना टॉडलिस वगैरह, पीएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है। ट्रेटी ऑफ टॉडलिस, इसको रहने देते हैं। आपका असफल आक्रमण पूरा हुआ और कल हम सफल की बात करेंगे। सर आर्ट एंड कल्चर, बेटा आर्ट एंड कल्चर की क्लास आज हो चुकी है ना? आर्ट एंड कल्चर की क्लास मैंने दोपहर 2 बजे ले ली। हंसू, हाँ जी, वास्को डिब्बे वाला नहीं है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और उम्मीद है कि आप ना केवल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे बल्कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को जिएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, निश्चित रहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी नहीं, जीनी है आपको। और निश्चिंत रहना, ये क्लास वो क्लास होगी जो युगों युगांतर तक याद करी जाएगी। ठीक है, चलो
आप कल पढ़ेंगे, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल दिलराज। हाँ आप, जी हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जीतराना.77 है। आप उसको अपने मोहल्ले पड़ोस में दे सकते हैं कि हाँ ये लो आईडी कहते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। बाकी इसी तरीके से मैं आपसे मिलता रहूंगा। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं भाई साहब, बताइए। ठीक है, चोखो काम है। आछो। ओके, बिल्कुल भाई। ओके, तो भाई बहुत अच्छे से पढ़िए और मिलते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।